हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं उन सारे जनरल साइंस के एमसीक्यूज को जो पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो सारे सामान्य विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जो कि 600 से 700 के बीच में है, इसलिए मैंने यहाँ पर 600 प्लस लिखा हुआ है। उन सारे प्रश्नों का हम लोग करेंगे रिवीजन। जनरल साइंस के सारे प्रश्न होंगे और एमसीक्यू के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछा गया था, बट मैं आपको करवाऊंगा वन लाइनर के फॉर्म में इन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, ताकि सारे के सारे सवाल जो है वो जल्दी से कवर हो जाए और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो परीक्षा है, इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। वैसे 2018 में जो सवाल पूछे गए थे जनरल साइंस के अंदर ग्रुप डी में, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। जो 3000 सवाल पूछे गए थे, इसमें से 2000 मैंने आपको करवाया है। अगर आप ये 2000 कर लेते हो, मतलब 3000 आपने कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल क्या है रिपीटेड है। उसके बाद एएलपी सीबीटी 1 में जो सवाल पूछे गए थे जनरल साइंस के 500 के करीब, वो भी मैं आपको करवा ही चुका हूँ। उसके बाद आरआरबी जेई सीबीटी 1 में जो जनरल साइंस पूछे गए थे 1000 सवाल, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर आप देखना चाहो तो इन सारे को भी देख सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी प्लेलिस्ट पूरा कवर किया हुआ है और केमिस्ट्री वीडियोज ये आपने कवर किया हुआ है, तो चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, हर सवाल में आप 95% नंबर लेकर के आओगे। जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नहीं। एनसीईआरटी और केमिस्ट्री वीडियोज अगर आपने इन सारे को कवर किया हुआ है तो 95% आप मार्क्स लेकर के आओ। ग्रुप डी में आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे। इस 25 में से आप कम से कम 22 सवाल 23 सवाल इतना करके आओगे। इसके साथ एडिशनल आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल के जो वीडियोज हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि 25 सवाल पूछे जाएंगे। एनटीपीसी में तो 5 सवाल 6 सवाल ऐसे पूछे जाते थे, बट यहाँ क्या है, ग्रुप डी में 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस बहुत है। तो न्यूमेरिकल के लिए देखो, फिजिक्स का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, एक सिंगल वीडियो, जिसमें सारे ही चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप चाहे उसको देख लो, या आपका मन है चैप्टर वाइज में अलग अलग वीडियो देखूं, तो उसके लिए न्यूमेरिकल नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है जो मैंने अपलोड किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल के, उसको आप देख सकते हो। उतना काफ़ी है। अगर आप उतना कर लेते हो ना, वहाँ फॉर्मूला याद कर लो और पैटर्न समझ लो कि हाँ किस तरह के सवाल पूछे गए, उतना काफ़ी है। हार्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ न्यूमेरिकल आपसे बस इसलिए पूछा गया है क्योंकि सवाल 25 है, तो सवाल के संख्या को कंप्लीट करना है ना, तो वहाँ क्या है 3-4 न्यूमेरिकल डाल दिए जाते हैं। वो आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, आप आसानी से कर पाओगे। तो या तो आप इस एक वीडियो को देख लो, या फिर अगर आपका मन है चैप्टर वाइज देखने का तो वो भी आप देख सकते हो। और केमिस्ट्री के अंदर भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो उसके लिए 2 वीडियोज है जो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। एक तो केमिस्ट्री वीडियोज में जो आपका मोल कॉन्सेप्ट होगा, अणु और परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो देख लो। वहाँ पर आपको सिखाया गया है कि कैसे आप मोल निकालोगे, कैसे अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये सब निकालोगे। और एक और वीडियो मिलेगा आपको, चेक करना आप प्लेलिस्ट को, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के नाम से, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। तो आप केमिस्ट्री के अंदर ये 2 वीडियो देख लो, तो केमिस्ट्री का भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा न्यूमेरिकल का। तो बहुत सारे वीडियो जो है अपलोडेड है चैनल पर। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो कहाँ से सवाल छूटने वाला है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और ट्रस्ट रखिए। आप में से बहुत सारे हैं जो काफ़ी टाइम से इन सारे वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं, एनसीईआरटी वाले जो हैं, या फिर जो केमिस्ट्री वीडियोज़ हैं, इन सबको देखते आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक और आप सोच रहे हो कि हाँ अब स्टार्ट करेंगे देखना, तो फिर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपका एग्जाम ऑलरेडी काफ़ी डिले है ना, 2 साल डिले है। अब 2 साल में भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर अब तो उम्मीद भी लगाना बेकार ही है। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि अब आप लोग जब देखेंगे ना, तो वो रिवीजन होगा। आपने देखा हुआ है, रिवीजन होगा। और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको करवाया हुआ है। जितना आपको पढ़ना है उससे ज़्यादा मैंने करवाया हुआ है एनसीईआरटी वाले सीरीज के अंदर और इस वाले केमिस्ट्री वीडियोज़ के अंदर भी, ताकि सवाल अगर टफ भी पूछे ना तो भी आप बना दो। इतना अच्छे से मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है आपको। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो क्या करना, स्पीड बढ़ाकर देखना, ठीक है ना। स्पीड को 1.75 या फिर इंटू में 2 करके देखना। इससे जल्दी से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। केवल चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने से ना सवाल नहीं बनता है एग्जाम में। जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कीजिए। जिनको हीट देखना है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हीट चैप्टर अपलोड कीजिए फिजिक्स में, तो देखो हीट जो है ये आप जाकर देख लो, एलपी सीबीटी 2 वाला
प्लेलिस्ट, उसमें हीट चैप्टर मैंने करवाया हुआ है। अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो फिर काफ़ी है, इतने से आपका काम बन जाएगा। थोड़ा पुराना है, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा देखने में, पहले की आवाज़ में अभी की आवाज़ में अंतर है, लेकिन अगर आप देख लेते हो तो फिर सवाल नहीं छूटेगा आपसे। तो सबसे पहला काम है एनसीईआरटी प्लेलिस्ट और केमिस्ट्री वीडियोज, इसको देखो आप। इसको देखने के बाद क्वेश्चन बैंक जो है आप देखो, ग्रुप डी वाला जो मैंने आपको करवाया हुआ है, ग्रुप डी वाला, और उसके बाद भी अगर समय बचता है तो बाकी सारे आप देख सकते हो। और देखो तो स्पीड बढ़ा करके देखो ताकि जल्दी से खत्म हो। चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पेड़ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। पेड़ पौधों की वृद्धि मापने वाला यानी कि पेड़ पौधों में जो ग्रोथ होती है उसको मापने वाला यंत्र है। एक तो है ऑक्जेनोमीटर, एक तो है ये ऑक्जेनोमीटर, दूसरा है क्रेस्कोग्राफ, दूसरा है क्रेस्कोग्राफ। इस क्रेस्कोग्राफ के बारे में याद रखना है, इसका आविष्कार किया था किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। इनके बारे में ना आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, आई थिंक क्लास 6 या फिर 7th में। जगदीश चंद्र बोस ये भारत के बोटनिस्ट थे जिन्होंने आविष्कार किया क्रेस्कोग्राफ का, जो मापता है पेड़ पौधे में वृद्धि। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है। दुर्लभ गैस हम बोलते हैं किसको है? दुर्लभ गैस हम बोलते हैं समूह संख्या 18 की गैस को। कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ऑग्निसन है। इन्हें हम लोग बोलते हैं दुर्लभ गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस, ये सारे नाम हैं। ये जो आर्गन है ये हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी इन सारे ही गैस में सबसे ज़्यादा कौन है वायुमंडल में? आर्गन है। आर्गन की खोज की थी रैमसे ने, आर्गन की खोज की थी रैमसे ने। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स ये यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो होता है HIV के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV है ये है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। जिस वायरस के परिवार से, फैमिली से बिलोंग करता है ये HIV, उसे हम लोग बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस। अब ये जो रेट्रोवायरस है या फिर बोल दो ये जो HIV है, इसके पास एक खासियत है। खासियत ये है कि ये अपने RNA को कन्वर्ट कर सकता है DNA में, RNA को कॉपी कर सकता है DNA में। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम आपको याद रखना है। वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए DNA से RNA का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से DNA का बनना होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है उस एंजाइम को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ये मिल जाएगा HIV में। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना कहलाती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो है 6 मीटर। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, और वो जो पाचित भोजन होता है वो छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है, जिसके बाद वो ब्लड में चला जाता है। तो ये जो पूर्ण पाचित भोजन होता है उसके अवशोषण को बढ़ाने के लिए हमारे छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई का काम क्या है? अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो पाए, अच्छे से हो पाए। माइक्रोविलाई। रिकेट्स डैश के कमी के कारण होती है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी के कमी के कारण, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में होती है, जबकि वयस्कों में विटामिन डी के कमी के कारण जो बीमारी होती है वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में है विटामिन डी के कमी के कारण, बच्चों में है रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। मनुष्य का अध्ययन कहलाता है, मनुष्यों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। 20 किलो हर्ट्ज बोल दे या फिर 20,000 हर्ट्ज बोल दे, इससे ज़्यादा हमारे कान इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को नहीं सुन पाते हैं। और जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उसे हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड। तो चाहे जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक हो चाहे वो अल्ट्रासोनिक हो, हमारे कान उसे नहीं सुन पाते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में है यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में है तो उसे हम लोग बोलते हैं सोनिक साउंड, यानी कि श्रव्य ध्वनि।
श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है और हम इसे आसानी से सुन पाते हैं। ये जो हर्ट्ज है जिसे हम लोग कैपिटल H स्मॉल z से दिखाते हैं, ये SI मात्रक है आवृत्ति की। डेंगवैक्सिया टीका किस बीमारी के उपचार के लिए दी जाती है? डेंगवैक्सिया जो टीका है ये दी जाती है डेंगू के इलाज के लिए, डेंगू के उपचार के लिए। डेंगू जब होता है ना तो बहुत तेज बुखार लगती है, हड्डियों में दर्द होता है, इसीलिए इसे हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। ये वायरल डिजीज है, जो डेंगू है ये वायरल डिजीज है और इस बीमारी को, इस डेंगू को फैलाने वाली जो मॉस्क्यूटो है, मच्छर है, उसे हम लोग बोलते हैं एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी। हीमोग्लोबिन में कौन धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा खून है, रक्त है, वो लाल है। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वो है आयरन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या फिर बोल दो आयरन की कमी हो जाए तो जो बीमारी होती है उसे हम लोग बोलते हैं अनीमिया। हीमोग्लोबिन रक्त में कितना है इसे पता करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोमीटर। हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग ग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं। टेलीस्कोप की खोज किसने की? टेलीस्कोप की खोज की गैलीलियो गैलीली। टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो गैलीली। गोलीय दर्पण के केंद्र को कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र, गोलीय दर्पण जैसे कि ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण है। इसका जो केंद्र है ना ये कहलाएगा पोल। पोल बोले तो ध्रुव। लैक्टिक अम्ल में कुल कार्बनों की संख्या होती है। लैक्टिक अम्ल जो खट्टे दूध में पाया जाता है या फिर बोलो दही में पाया जाता है, इसका देखो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3CHCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर लगा दो OH। तो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन पाए जाते हैं। खट्टे दूध में या फिर बोलो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन हम लोग बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH को। ये एसिटिलीन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। इथाइन है, एथीन नहीं है। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। तो लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो हम बोलेंगे सिल्वर का। सिल्वर नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। AgNO3 इसका रासायनिक सूत्र है। कभी आपने वोट डाला है? जब आपने वोट डाला होगा, अगर आप डालते हैं तो जब आप वोट डाल करके बाहर आते हो तो आपकी उंगली पर कुछ लिक्विड लगाया जाता है। वो जो लिक्विड होता है वो लूनर कास्टिक ही होता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। ध्वनि गति नहीं कर सकती है। जो ध्वनि है ये है आपका यांत्रिक तरंग। जो ध्वनि है ये है यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए चाहिए होता है माध्यम। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम तेज चलती है द्रव में और सबसे कम तेज चलती है गैस में। ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलती है, जबकि प्रकाश जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है वो निर्वात में भी चलता है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की ये भी आप ध्यान में रखें, 1665 में की। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसी को हम लोग भकरा चूना बोलते हैं, इसी को हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब हम इसमें प्रवाहित करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तब यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और चूने का जो पानी होता है वो दुधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, चौक बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। एक वस्तु जिसकी पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, इस वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान हो जाएगा 1/6 और गुने में 60 यानी कि 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम इसका आंसर नहीं होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखो द्रव्यमान, चाहे आप चंद्रमा पर चले जाओ, किसी भी ग्रह पर चले जाओ, पृथ्वी के किसी कोने पर चले जाओ, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भार में परिवर्तन आता है। मान लो मैं ये बोलूँ पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? अगर हम चंद्रमा पर जाएं, मून पर जाएं, तो पृथ्वी पर जितना है उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। तो भार में परिवर्तन होता है स्थान परिवर्तन से, लेकिन द्रव्यमान में नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होता है ना, द्रव्यमान क्या होगा, तो आंसर हमारा नहीं चेंज होता, 60 किलोग्राम ही होता। दाब का SI मात्रक है।
दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। पौधे में फ्लोएम का कार्य है। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। पत्तियों से पादप के अन्य भागों में भोजन को भेजने का काम फ्लोएम करता है। ये जो फूड होता है ना, वो ये सुक्रोज होता है। देखो, पत्तियों में भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। और जो जाइलम होता है, ये क्या करता है? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ये जल का संवहन करवाता है रूट से पत्ती तक। पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रक है मोल। चेचक डैश जनित रोग है। चेचक बोले तो स्मॉल पॉक्स, चेचक बोले तो स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो चेचक है ना, ये होता है वेरियोला वायरस के कारण, ये होता है वेरियोला वायरस के कारण, जो कि है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। सहजीवी पौधा है। 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें एक विकल्प रहा होगा लाइकन। एक विकल्प क्या रहा होगा? लाइकन। जो लाइकन है आप जानते हो, ये है शैवाल यानी कि एल्गी, और कवक यानी कि फंजाई। इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसे हम लोग लाइकन बोलते हैं। तो सहजीवीय संबंध है, इसलिए हम लोग लाइकन को सहजीवी पौधा बोल देते हैं। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्क कीट का पालन, सिल्क कीट का पालन, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म जिससे सिल्क प्राप्त होता है, इसका पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर हम लोग बोलते हैं मरकरी को। मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80, और इसका एक अयस्क भी है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है सीने बार। तो सीने बार मरकरी का अयस्क है, मरकरी को हम लोग क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। और मरकरी एकमात्र धातु है, मरकरी एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस बोल दो या फिर बिजली घर बोल दो, ये हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर बोलते हैं बिजली घर कोशिका का। एक चीज़ और आप ध्यान में रखो, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास खुद का डीएनए है, इंपॉर्टेंट है। इसके पास खुद का डीएनए है, और इसके पास क्या है? खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन बनता है। तो जब भी प्रोटीन बनाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसको बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही डीएनए है, राइबोसोम है, तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर उससे प्रोटीन बन जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है। सूर्य के चमकीले सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य के पास जो चमकीला सतह है, फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकीली सतह को हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E बराबर mc², ये दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दुनिया का ना सबसे प्रसिद्ध ये समीकरण है, इक्वेशन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है ये इक्वेशन, E बराबर mc²। रुधिर परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन कौन है? एक तो है आपका ब्लड, रुधिर, रक्त। दूसरा है हार्ट, जो हमारा हृदय है। और तीसरा ब्लड वेसल्स। तीसरा कौन है? ब्लड वेसल्स। ये सारे हमारे हिस्से हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र का। तो इन्हीं में से कोई एक विकल्प में दिया होगा। ब्लड वेसल्स, धमनी, शीरा, ये सारे होते हैं, कैपिलरी, तो इनमें से कोई एक विकल्प में रहा होगा। विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि। सदिश राशि वो होते हैं जिनके पास जो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि वो होते हैं जिनके पास दिशा भी है और क्या है? परिमाण भी है। अगर केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो हम उसे अदिश राशि बोलते हैं, सदिश राशि नहीं बोलते हैं। डैश के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। देखो, ताप क्या है? नियत है। गैस का जो आयतन है दाब के व्युत्क्रम अनुपाती है, यानी जो P है वो V के इन्वर्सली है। तो केमिस्ट्री वीडियोज में मैंने एक चैप्टर करवाया था आपको, गैस के नियम। तो ये गैस के नियम पर सवाल है। इसे हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसे हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ, P इन्वर्सली V के।
दाब और आयतन में उल्टा संबंध है। ऐसे ही आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा था V और T में सीधा संबंध होता है। आपने और पढ़ा था गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ जहां आपने पढ़ा था P डायरेक्टली T के होता है। आपने एक और पढ़ा था एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ ये आपने पढ़ा था जिसमें V डायरेक्टली N का होता है। तो ये सारे हैं चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं गैस के नियम में और इन पे आधारित न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा था। वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। वर्गीकरण बोले तो टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को। लाइकन सूचक है। लाइकन वही जो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। तो लाइकन एक बहुत ही बढ़िया सूचक है पोल्यूशन का। जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ लाइकन ग्रो नहीं करता। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है, अभी हम लोगों ने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पित्त रस कौन बनाता है? पित्त रस बोले तो बाइल। बाइल कौन बनाता है? बाइल बनाता है लीवर और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बनाता लीवर है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लीवर बोले तो यकृत, गॉल ब्लैडर बोले तो पित्ताशय। तो पित्त रस बनता है यकृत में और स्टोर होता है, संचित होता है पित्ताशय में। सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले सकता है। यह है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव यह है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और एक होता है O नेगेटिव जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, यह होता है यूनिवर्सल डोनर। नींबू के रस का pH मान होता है 2.4। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। टाइफाइड रोग होता है टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। साल्मोनेला टाइफी के कारण ये छड़ाकार जीवाणु है, यानी कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। कौन? साल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण टाइफाइड होता है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग होता है? मायोपिया को ही हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो रेटिना पर होता है। जनरली तो यही होता है, अगर कोई समस्या नहीं है तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो रेटिना पर होता है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, रेटिना से पहले ही हो जाता है, यानी कि रेटिना के सामने, रेटिना से पहले ही हो जाता है मायोपिया के केस में। तो इसको ठीक करने के लिए ना अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। और इसके ठीक उल्टा हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया बोले तो दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती है। उस केस में क्या होगा, रेटिना के बाद इमेज बनता है और उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। मॉस किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? मॉस आपने पढ़ा होगा लिवरवर्ट्स, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे तो ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, ये सारे हैं ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत ये सारे आते हैं। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखो 4 प्रतिरोध है, प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, प्रतिरोधक का ये 4 प्रतिरोधक है। इस प्रकार से सारे का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो है 1/4 ओम। ये जो ओम है ना, ओम, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ये भी 1/4 ओम, ये भी 1/4 ओम, ये भी 1/4 ओम। सारे को जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में, बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो समतुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अगर श्रेणी क्रम में है तो सबको हम सिंपली जोड़ देते हैं, जोड़ोगे 1 ओम आएगा, यही हमारा आंसर होता। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? बिग बैंग सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत मतलब महाविस्फोटक सिद्धांत, जो हमें बताता है कि जो यूनिवर्स है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें बिग बैंग सिद्धांत बताता है। ये किसने दिया? ये दिया जॉर्ज लिमेत्रे। निम्न में कौन उपधातु है? 4 विकल्प में से एक रहा होगा विकल्प जिसमें उपधातु रहा होगा।
तो टोटल 7 उपधातु है हमारे आवर्त सारणी में, हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। एक है बोरोन, एक है सिलिकन, उसके बाद है जर्मेनियम, उसके बाद है आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम रेडियोधर्मी है। टोटल 7 हो गए, 3, 3, 6 और 1 7। पॉलीथीन बहुलक है, तो पोली हटा दो तो एथीन बचेगा। तो पॉलीथीन जो बहुलक है वो है एथीन का। एथीन बोल दो या फिर इथाइलिन बोल दो। रासायनिक सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिले होंगे तो पॉलीथीन बना होगा। तो मोनोमर यूनिट जो है, एकलक जो है वो एथीन है, जिसका बहुलक पॉलीथीन है। निम्न में कौन अजैविक कारक है? अजैविक कारक बोले तो एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर, तो एबायोटिक फैक्टर हम लोग बोलते हैं जिसमें जान नहीं है, यानी कि निर्जीव है। जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि लाइट, प्रकाश, सॉइल, वाटर, जल, और क्या ले सकते हो, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या है, आर्द्रता, ये सारे क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स। मेरुरज्जु जुड़ा होता है। मेरुरज्जु बोले तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। देखो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी कि हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के ना 3 हिस्से होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम, एक दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉन्स, और एक तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जो मेडुला होता है ना, इसी से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है, इसी से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। ये जो मेडुला है ना, ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, रुधिर दाब को, रक्त दाब को, बीपी को। और क्या कंट्रोल करता है? छींकना, खांसना, उल्टी आना, लार का आना, ये सारे मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। क्यूलेक्स, ये क्यूलेक्स क्या है? देखो एक राउंड वॉर्म है, गोल कृमि है, एक गोल कृमि है, जिसके कारण, पहले नाम देख लो, ये जो गोल कृमि है इसका नाम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये गोल कृमि है, राउंड वॉर्म है, जो बीमारी करता है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया जो है ये गोल कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया गोल कृमि के कारण होता है। गोल कृमि का नाम वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसी बीमारी को फैलाने की काम करती है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। जो फीमेल क्यूलेक्स है, मादा क्यूलेक्स है, ये इस बीमारी को फैलाती है। तो क्यूलेक्स क्या है? मच्छर है, मॉस्क्यूटो है, जो हाथी पांव बीमारी को फैलाने का काम करती है। बरगद का वैज्ञानिक नाम है, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस, ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट। जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्विन में भी लिख सकते हो, -273.15 कैल्विन, -273.15 कैल्विन। मीथेन का रासायनिक सूत्र है, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन है ये, मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। मीथेन जो है ये मुख्य घटक है नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और जो गोबर गैस है, ठीक ना, या फिर बोल दो जो बायोगैस है, इसका ये मुख्य घटक है। तो नेचुरल गैस, बायोगैस, इन सब का मीथेन मुख्य घटक होता है। हेपेटाइटिस रोग है, जो हेपेटाइटिस रोग है ये वायरल डिजीज है, ठीक है, ये वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस से लीवर जो है ये प्रभावित होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिनमें जो पहला नियम है इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इसे हम लोग जड़त्व का भी नियम बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें क्या मिल जाता है? बल की परिभाषा, फोर्स की जो डेफिनेशन है वो हमें देता है न्यूटन के गति का पहला नियम। चींटी के अम्ल में, चींटी के अम्ल में नहीं, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, या फिर विकल्प में देखना मिल जाएगा आपको मेथनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग मेथनोइक एसिड बोलते हैं। वायरलेस तकनीक ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ब्लूटूथ का आविष्कार किया था जाप हार्सेन, इन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। स्टील है, स्टील है मिश्र धातु, यानी कि एलॉय, किसका है?
आयरन और कार्बन का। एडिपोज किस प्रकार का उत्तक है? एडिपोज ये उत्तक है। कौन सा उत्तक है, कौन सा टिश्यू है? यह है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो एडिपोज टिश्यू है ये है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। जो बोन है, जो हड्डी है, अस्थि है, ये भी है कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है, रुधिर है, ये भी है संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक हम लोग बोलते हैं ब्लड को। ब्लड को हम लोग तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। और कौन से हैं? अस्थि के बाद उपास्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद बोल सकते हो आप टेंडन। जो टेंडन है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद लिगामेंट, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है। और भी है जैसे कि एडियोलर, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये एडिपोज जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्तक पाया जाता है वो है संयोजी उत्तक। अक्रिय गैस का उदाहरण है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन। इन सबको हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, दुर्लभ गैस। तो इनमें से कोई एक विकल्प में होता। पादप जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाता है। जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे तो हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस करें, दूसरे केमिकल्स की मदद से भी बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ तो बोलते हैं, लेकिन उससे हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और जो दूसरे केमिकल्स के मदद से बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। और जो लाइट से उसे फोटो ऑटोट्रॉफ। न्यूरॉन का भाग जो सूचना को ग्रहण करता है, देखो न्यूरॉन में एक तो आपका ये एक्सॉन होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सॉन टर्मिनल होता है, ऐसे एक्सॉन टर्मिनल होता है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो ये न्यूक्लियस, ये होता है हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी यानी कि कोशिकाएं, कोशिका काय, ठीक है, कोशिका काय। और ये सब जो है ना, ये सब, ये इसको बोलते हैं द्रुमिका। द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट। तो इंफॉर्मेशन को या फिर बोल दो सिग्नल को ये रिसीव करता है, ये रिसीव करता है और यहाँ से ऐसे होते हुए इसके बाद दूसरे न्यूरॉन के पास चला जाएगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष, हिंदी में तंत्रिकाक्ष, और इन सबको एक्सॉन टर्मिनल। तो न्यूरॉन का भाग जो सूचना को ग्रहण करता है वहाँ हमारा आंसर होता है द्रुमिका, डेंड्राइट। आमाशय की अम्लता से रक्षा करता है। जो आमाशय है, स्टमक है, वो है जे शेप्ड। जे शेप्ड। ये जो आमाशय है ना, इसकी जो सबसे भीतरी वाली परत होती है, सबसे अंदर वाली जो दीवार होती है, उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। इसी म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इसी म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो HCl का प्रोडक्शन करते हैं और म्यूकस बनाते हैं। HCl का प्रोडक्शन करते हैं और म्यूकस बनाते हैं। तो जब भी HCl बनना होता है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब भी HCl बनना होता है, HCl का प्रोडक्शन होना होता है, उससे पहले म्यूकस बनता है, ताकि जो HCl बने इसके प्रभाव को म्यूकस कम कर दे। नहीं तो क्या होगा, ये जो म्यूकोसा है ये बर्न हो जाएगा, ये जो म्यूकोसा लेयर है ये जल जाएगी। जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा उत्तक लेकर जाता है? पौधों में जड़ से पत्तियों तक पानी को लेकर के जाता है, जल को लेकर के जाता है जाइलम। लाड़ ग्रंथि कौन सी एंजाइम स्रावित करती है? तो जो लाड़ ग्रंथि होती है यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, ये जो एंजाइम स्रावित करती है उसे हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। तो लाड़ ग्रंथि से ही लाड़ बनता है यानी कि सलाइवा बनता है। इस सलाइवा का pH होता है 6.5 नहीं,
6.8 याद रखो, 6.8। जो लार है उसका जो pH होता है वो 6.8 होता है। लार ग्रंथि से सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये जो हम लोग स्टार्च रखते हैं मुंह में, उसको ये तोड़ देगा माल्टोज में, इसको ये तोड़ देगा माल्टोज में। कौन? सलाइवरी एमाइलेज। फलों के अध्ययन को कहते हैं, फलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। और फूलों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। हमारे आंखों में जो रेटिना है, रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है रियल। और रियल जो इमेज है वो, रियल जो प्रतिबिंब है वो होता है उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन वस्तु हमें सीधी दिखाई पड़ती है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो इस इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर देता है। मेलेकाइट किसका अयस्क है? मेलेकाइट हो गया, एजुराइट हो गया, ये अयस्क है कॉपर का। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक नर सेक्स हार्मोन है, किसमें संश्लेषित होता है? तो जो पुरुष होता है उसका जो जननांग होता है उसका एक हिस्सा होता है वृषण, वृषण जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। तो इस टेस्टिस में एक कोशिका होती है, एक कोशिका नहीं बहुत सारी कोशिका होती है, मतलब एक प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल, लेडिक सेल्स। यही लेडिक सेल्स हैं जो इस हार्मोन को बनाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती है, जिसके कारण दाढ़ी, मूछें, बॉडी शॉडी ये सारे बनते हैं। तो लेडिक सेल्स जो है ये टेस्टिस के अंदर सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड को ही हम लोग यूरेनिनाइट, यूरेनिनाइट बोलते हैं, जो कि यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल से डरना, पानी से डर लगना। तो हाइड्रोफोबिया हम बोलते हैं रेबीज को। अगर किसी को रेबीज है तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोफोबिया है। तो जो ये रेबीज है ये भी एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है। और ये जो वायरस है ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आंसर होगा लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण करता है? एलिसा टेस्ट ये एक टेस्ट है एड्स के कंफर्मेशन के लिए, यानी एड्स का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को करवाया जाता है, जिसे एलिसा टेस्ट बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, यानी ये मास है, ये वेलोसिटी है, इसके प्रोडक्ट को, इसके गुणनफल को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जिसे हम लोग पी से दिखाते हैं। ये जो मोमेंटम है ये है सदिश राशि। पोलियो की बीमारी होती है, पोलियो की बीमारी होती है पोलियो वायरस के कारण। पोलियो अपने आप में बीमारी भी है और वायरस का नाम भी है पोलियो वायरस। और जैसा कि अभी आपने देखा रेबीज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस था, रेबीज का वायरस, तो ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पोलियो की टीके की खोज किसने की, तो आंसर आपका होगा जोनास साल्क, जोनास साल्क। और एक आप जो देखते हैं पोलियो अभियान में, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे को 2 बूंद पिलाया जाता है पोलियो, वो हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। वो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जिसकी खोज की अल्बर्ट साबिन ने, अल्बर्ट साबिन ने। तो केवल इतना सवाल रहे कि पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो आंसर जोनास साल्क होगा। अगर ओरल पोलियो वैक्सीन बोल दे तो अल्बर्ट साबिन होगा। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। धन आवेशित आयन को कहा जाता है, जो धन आवेशित मतलब जिस पर क्या हो, प्लस चार्ज हो, जैसे कि सोडियम पे प्लस चार्ज, जैसे कि एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज। तो जिस पे प्लस चार्ज हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धन आवेशित आयन बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैटायन। और जिस पर माइनस चार्ज हो उसे बोलते हैं एनायन।
287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 287 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर, तो 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 287 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्लोरीन का, जो कि हैलोजन तत्व है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कौन सा उपभोक्ता होता है? जो हम ऐसे बनाते हैं पिरामिड, इनमें हम लोग सबसे नीचे किसको रखते हैं? उत्पादक को, यानी कि प्रोड्यूसर को, जिसमें कि पेड़ पौधे, एल्गी, ये सारे। इस पेड़ पौधे को यानी कि इस प्रोड्यूसर को खा जाएगा। कौन खा जाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी। तो यहाँ पर आएगा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, लेकिन कौन सा? प्राइमरी कंज्यूमर, जो शाकाहारी होगा, जो पेड़ पौधे को खाएगा। फिर इसको खाएगा कोई दूसरा, तो वो भी तो होगा कंज्यूमर ही, वो भी होगा कंज्यूमर ही, लेकिन हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये हमारा पहला टॉपिक लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरे वाले में देखो जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ना, वो आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता? द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पर आंसर होता हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर बोल दो मांसाहारी, जो इस शाकाहारी को खाएगा। कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। तो कार्बन के अपरूप के बारे में तो आप लोग क्लास 7th से ही पढ़ते आ रहे हो। एक तो है आपका ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, हीरा, और तीसरा फुलेरीन, जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में। ये सारे कार्बन के अपरूप हैं, इनमें से कोई एक विकल्प में होता। इसरो के संस्थापक थे। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? विबिग्योड बोलते हैं। दृश्य प्रकाश को हम लोग विबिग्योड बोलते हैं, बैनी आ पिनाला बोलते हैं। ये 7 रंग होते हैं उसमें। यह है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम ये बैंगनी से लाल की तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा रेड का हो जाएगा, सबसे कम वायलेट का हो जाएगा। तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो आंसर हमारा लाल होता, और सबसे कम बैंगनी। अत्यधिक उच्च ताप पर किससे मापा जाता है? अत्यधिक उच्च ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। जैसे मान लो एक ब्लास्ट फर्नेस है, एक भट्टी है, उस भट्टी का टेम्परेचर मापना है तो पायरोमीटर से मापा जाएगा, दूर से ही माप लेगा। तो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है पायरोमीटर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1928 फरवरी 1928 को एक खोज हुई थी जिसे हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट। फिजिक्स के अंदर एक खोज हुई 28 फरवरी 1928 को, जिसे हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट। ये खोज की सीवी रमन ने, और इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन, इनको मिला था नोबेल प्राइज 1930 में। 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। कोशिका में ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है। देखो, भोजन का पाचन हो गया, भोजन का जो पाचन हुआ तो उसमें हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट लिया था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये चला गया हमारे ब्लड में, ब्लड से ये चला गया सेल में, कोशिका में। सेल में जाने के बाद क्या होता है? सेल में जाने के बाद ये जो ग्लूकोज है जिसमें कि 6 कार्बन था, ये पहले टूटता है 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में। यानी ये सबसे पहले टूटेगा पायरुवेट में, या फिर बोल दो पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन वाला है। तो कोशिका में ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पायरुविक एसिड में। ये हमारा आंसर होता, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर ये पायरुविक एसिड जो है ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और एटीपी में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी है। ये क्या है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी है, जो किस में बना, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पर ना ये पायरुविक एसिड से ये सारे प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है भरपूर मात्रा में। अगर ऑक्सीजन की कमी कर दो, जैसे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो मसल्स है वो थक जाती है, जो आपकी मांसपेशियाँ है वो थक जाती है। क्यों थक जाती है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो मसल सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पायरुविक एसिड से बनना तो ये चाहिए था, ये बनना चाहिए था ना, लेकिन ये ना बन करके लैक्टिक एसिड बनता है। एटीपी यहाँ भी बनता है लेकिन उतना नहीं बनता जितना कि यहाँ पे बनता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मसल्स में थकावट होती है, इसी लैक्टिक एसिड के कारण। तो कभी पूछ दे कि मांसपेशियों में थकान क्यों होती है ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, पायरुविक एसिड टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। तापमान का एसआई मात्रक होता है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य तापमान बोलते हैं। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य तापमान बोलते हैं। 0 केल्विन बराबर हो जाएगा यहाँ पर -273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट मैंने यहाँ पे कहीं पे गलत किया था। ये जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, यहाँ पर माइनस काट दो, माइनस नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पर 0 केल्विन बराबर हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस में, तब जाकर के हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर। सीने बार किसका अयस्क है, सीने बार ये मरकरी का अयस्क है। मरकरी को हम लोग क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट सेल में। उसके बाद कवक के पास कोशिका भित्ति होती है, बैक्टीरिया के पास भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है, अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है। अभी आपको हो सके सवाल थोड़ा सा अजीब लगेगा पढ़ने में कि अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है, ये कौन सी सवाल है। लेकिन मान लो 4 विकल्प दिया होता कि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ देता है और जो क्षार है वो OH- देता है। फिर एक विकल्प होता है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार भी स्वाद में खट्टा होता है। फिर होता है कि अम्ल H+ देता है, क्षार भी H+ देता है, अम्ल OH- देता है, क्षार भी OH- देता है। इस प्रकार से विकल्प होता है। और एक विकल्प होता है कि दोनों जलीय विलयन में आयन्स देते हैं। तो हमारा आंसर कौन होता है, डी वाला, जो ये होता है कि दोनों जलीय विलयन में आयन्स देते हैं, एक H+ आयन और दूसरा OH- आयन। तो इस तरह से विकल्प जो है वो दिया जा सकता है। तो अम्ल और क्षार में एक समानता यही है कि दोनों आयन्स देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में। ये बात अलग है कि आयन्स जो देते हैं वो अलग अलग होते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। कभी पूछ दे कि लाइकेन जो है वो कौन से पादप समूह के अंदर आएगा, तो देखना विकल्प में आपको दिख जाएगा थैलोफाइटा, तो आप थैलोफाइटा को टिक मारना। जो लिटमस विलयन होता है, जो लिटमस विलयन होता है इसका रंग होता है बैंगनी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, बैंगनी यानी कि पर्पल। गति के नियम किसने दिए, तो गति के नियम जो दिए वो थे न्यूटन साहब। यदि द्रव्यमान 14 किलोग्राम और वेग 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका संवेग होगा, संवेग बोले तो मोमेंटम, मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने में वेग। तो ये 14 है, 14 किलोग्राम और ये 2 मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर यहाँ पर 28 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता। ये मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए इक्वेशन क्या होता है, हमें चाहिए होता है पानी, हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी, तब जाकर के ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और यहाँ पर 6O2। तो ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है और हमें रॉ मटेरियल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और डेफिनेटली यहाँ पर लाइट चाहिए, यहाँ पे लाइट चाहिए। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर
प्रोटीन बनता है। भारी जल का अणु द्रव्यमान है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। यह ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटॉप, यह है ऑक्सीजन। इसका द्रव्यमान होता है 20, ठीक है 20, जबकि H2O का हम लोग कितना बताते हैं 18। प्रकंद एक उदाहरण है। प्रकंद एक उदाहरण है एक तो आप अदरक याद रखो और दूसरा आप याद रखो हल्दी। ओजोन का रासायनिक सूत्र है ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। आपसे इसका परमाणु द्रव्यमान अणु द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अणु है। तो ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 48। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जिसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। करंट का अगर हम बात करें, विद्युत धारा, तो इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, ए से दिखाते हैं। अगर हम विभवांतर की बात करें, वोल्टेज की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो ये होता है वोल्ट, और वोल्ट को हम लोग कैपिटल V से दिखाते हैं। अगर आपसे प्रतिरोधकता का पूछ दे यानी कि रेजिस्टिविटी रो का पूछ दे तो हो जाएगा ओम मीटर। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी कि ऐसे, इस प्रकार से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। तारों का टिमटिमाना कौन सी प्रकाशीय घटना पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना यह है रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो तारों का टिमटिमाना ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया 100 सवाल जो पूछे गए थे RRB NTPC CBT 1 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि पार्ट 2 आपके लिए यूजफुल रहेगा या नहीं। थैंक यू सो मच।